इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने पूरी की पूरी खबर रखूं, पूरे के पूरे समाचार रखूं और अपने विचार उनके ऊपर व्यक्त करूं, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी क्लिप लेकर के आया हूं। ये क्लिप जो है वो तकरीबन 1.5 साल पुरानी है, फ्रांस की है और ये उस समय की है जब फ्रांस के अंदर लगातार इस्लामिक आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही थी। वहाँ जगह जगह पर रोड को ब्लॉक करके जाम करके वहाँ नमाजें पढ़ी जानी शुरू हो गई थी और लाउड स्पीकर्स के ऊपर वहाँ पर अजान की जानी शुरू हुई थी। उसके बाद में जो फ्रांस के लोग थे, जो कि मुक्त विचारधारा के लोग हैं, जिनको 1400 साल पुरानी संकीर्ण मानसिकता से सख्त नफरत है, लेकिन मानवता के आधार पर वहां पर उन्होंने कुछ मुसलमानों को बसने का आदेश दे दिया था किसी गलती से। उन लोगों ने रोड पर ही इकट्ठे होकर के अजान के समय पर ही जोर जोर से ऊंची आवाज में अपने देश का नेशनल एंथम गाना शुरू कर दिया था। ये बहुत अच्छा ट्रेंड था। भारत में भी इसके लिए लोगों से कहा गया था, अपील की गई थी, लेकिन ये भारतवर्ष है और यहाँ पर तो राजनेता लोग डिबेट में आकर के भी ये कहते हैं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मुझे मुस्लिम वोट लेना है, इसलिए मैं इस बात के खिलाफ नहीं बोल सकता और मैं वही बात कहूंगा जिससे कि मेरा वोट बैंक बना रहे। आप लोगों को याद होगा, पिछली डिबेट की ही बात है। फ्रांस के अंदर जैसे ही इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों के द्वारा एक फ्रांस के टीचर की गला रेत करके हत्या की गई, वहां पर लाखों लोग सड़कों के ऊपर समुद्र जैसे सैलाब की तरह उमड़ पड़े और उन लोगों ने कहा कि हम डरे नहीं हैं और ना ही हम इस्लामिक आतंकवाद से डरने वाले हैं। यही नहीं, भारतवर्ष में यदि हम देखें तो यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या भी ज़्यादा है और यहाँ पर उनके द्वारा किए जाने वाले जिहाद और आतंकवादी हमले भी ज़्यादा हैं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी का पालन करते हुए कमलेश तिवारी जी ने जब अपनी बात रखी थी तो उनका भी गला रेत करके हत्या कर दी गई थी, लेकिन 2-4 हिंदू भी सड़क पर नहीं निकले थे। फ्रांस में एक शिक्षक की इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जब हमला करके उनकी हत्या कर दी तो अब उनके खिलाफ जो कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले मुस्लिम जो ठिकाने हैं उनके ऊपर लगातार छापेमारी हो रही है। इस कार्रवाई में दर्जनों कट्टरपंथियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इतिहास के शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या के बाद हो रही कार्रवाई में लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 4 तो स्टूडेंट्स हैं। इनमें एक व्यक्ति हत्यारे के संपर्क में भी था। ऑनलाइन हेट स्पीच के 80 मामलों में अलग अलग जांच भी चल रही है। साथ ही साथ 51 इस्लामी संगठनों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इनमें बड़े बड़े संगठन भी शामिल हैं, जिनमें एक है ह्यूमैनिटेरियन एसोसिएशन बराक सिटी। अब आप नाम देखेंगे तो उसमें नाम है ह्यूमैनिटेरियन, लेकिन यदि इनके कार्य देखेंगे तो पूरी तरीके से ISIS से मैच खाते हैं। साथ ही साथ सरकारी वॉच लिस्ट में आए 213 विदेशियों को भी देश से बाहर निकाला जाएगा। इनमें से 150 पहले से ही जेल में हैं। इन सभी पर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा का अनुसरण करने का आरोप है। शिक्षक के खिलाफ जिसने भी लिखा या फिर हत्यारों का जिसने भी समर्थन किया, उन सभी को ट्रैक किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और उनके लिए सजा का प्रावधान किया जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं। भारतवर्ष में जहां पर हिंदू एकमात्र ऐसा देश जहां पर हिंदू बहुल है, वहां पर इस्लामियों का जो दुष्कर्म है, दुराचार है, व्याभिचार है या हमले हैं वो पिछले 1000 साल से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ की कोई भी सरकार क्यों ना जाए, इस बात के ऊपर जरा सा भी लेश मात्र भी फैसला नहीं कर सकती कि यदि कोई भारतवर्ष हिंदुओं और उनकी आस्था के खिलाफ कोई बोलता है, हिंदुओं की हत्या करके फिर बाद में जश्न मनाया जाता है सोशल मीडिया पर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? कल दीपिका राजावत नाम की एक वकील ने हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने, आहत करने का कितना कुत्सित प्रयास किया, लेकिन क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? क्या कमलेश तिवारी जी, ध्रुव त्यागी या राहुल राजपूत या फिर हमारे संतों की जो नृशंस हत्या हुई है, जो निर्मम हत्या हुई है, क्या उसके बाद में जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाया, क्या उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है? ना हुई है और ना कभी हो सकती है। फ्रांस में हत्यारे के परिवार के 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम है अब्दुल्ला खां अंजोरोख। उसके मोबाइल फोन से शिक्षक सैमुअल की तस्वीर भी मिली है, जिसके साथ में हत्यारे ने अपना जुर्म कबूल करते हुए भी उसमें एक वीडियो डाला हुआ था। जब वो 6 साल का था उसी समय पर वो शरणार्थी बनकर के फ्रांस आ गया था। साथ ही साथ जिस छात्र के पिता ने सोशल मीडिया पर शिक्षक के खिलाफ लिखा था और उसे बर्खास्त करने की डिमांड की थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सबसे ज्यादा गौर करने लायक बात वो है कि वहां के राष्ट्रपति सीधे इसको इस्लामिक आतंकवाद का नाम देते हैं।
ये जो अब्दुल्ला है ये हमेशा अपने आप को इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करता था और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मुसलमानों के साथ उसके रवैये को लेकर के भी वो लिखता रहता था। यानी सीधी सी बात है कि मुसलमान पहले किसी गैर इस्लामिक कंट्री के अंदर शरण लेंगे और फिर वहां पर उनका जो कल्चर है उसको ये कह करके कि ये इस्लाम के खिलाफ है और यहां पर इस्लामोफोबिया फैला हुआ है, उसको लेकर के वहां पर फिर प्रतिक्रियाएं देंगे, आर्टिकल लिखेंगे, वहां पर संगठन बनाएंगे, जोर जोर से अजान करेंगे, वहां के लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे, वहां की लड़कियों को फंसाएंगे, उनका रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, वहां की जनता को लूटेंगे, वहां पर अपराध की जो मात्रा है वो चरम पर पहुंचा देंगे और जैसे ही किसी व्यक्ति को वहां पर मार दिया गया, पीट दिया गया, तो पूरी की पूरी जो इस्लामिक लॉबी है वो खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। पूरे विश्व में आज इस प्रकार का षड्यंत्र जारी है और पूरे विश्व को इस प्रकार से अपने प्रबंध में लेकर के आने और इस प्रकार से उनको कैद करने का जो प्रोपेगेंडा है, इसके ऊपर से पर्दा हटाने का जो प्रयास है वो लगातार होना चाहिए। लेकिन भारत के लोगों की जो आंखें हैं वो भी नहीं खुल रही हैं, ना कि सरकारों की भी नहीं। 2011 में उसने बुर्के पर लगे हुए प्रतिबंध के बाद में विरोध प्रदर्शन भी किया था। उसी समय पर सरकार को उसे उठाकर वहां से फेंक देना चाहिए था। साथ ही साथ उक्त शिक्षक के खिलाफ में भी उसने फतवा जारी करने वाले संगठन को भी लिखा था और वो संगठन भी जो है अब जांच के दायरे में आ चुका है। फ्रांस के शिक्षकों का कहना है कि क्लास में मजहब के आधार पर तनाव का माहौल पहले से ही रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वो कभी नहीं डरेंगे और सेक्युलरिज्म के साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की शिक्षा हम बच्चों को देते रहेंगे। उधर वहां के 4 एनजीओ ने ट्विटर के खिलाफ भी कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। हेट स्पीच पर लगाम लगाने में विफल रहने के कारण उसे कोर्ट में घसीटा गया है। हत्यारे का संदेश और शिक्षक के मृत शरीर के साथ में तस्वीरें ट्विटर पर अपलोड की गई थी, लेकिन उसको ट्विटर ने हटाया नहीं था। यहां पर आप देखेंगे कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए कितना सारा मैटर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पड़ा रहता है, लेकिन उनके अकाउंट्स कभी भी डिलीट नहीं होते हैं। अब यहां इस मामले में ट्विटर को भी घसीट दिया गया है। वहां के ये जो एनजीओज हैं वो सरकार के साथ में खड़े हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने भी इस घटना पर रोष जताया और उन्होंने कहा है कि यह एक इस्लामिक आतंकवादी हमला है। देश के हर नागरिक को इस चरमपंथ के विरोध में एक साथ आगे आना पड़ेगा। इसे किसी भी हालत में रोकना ही होगा क्योंकि यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उनकी सरकार इसके खिलाफ इस्लामिक संगठन सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं और कार्रवाई की निंदा भी कर रहे हैं। फ्रांस में जब से यह घटना हुई है उसके बाद से पूरे विश्व के अंदर सनसनी फैली हुई है। आप लोगों को भी पता है कि किस प्रकार से अन्य देशों में, खासतौर पर यूरोप में पहुंचने वाले जो मुसलमान होते हैं वहां की संस्कृति को सबसे पहले गाली देना शुरू करते हैं और फिर वहां पर कब्जे की रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम भारत की ही बात देखें, भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार में है, परंतु ऐसे समय पर रोष भाजपा के समर्थकों में बहुत ज्यादा दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों में ही रोष है। इस प्रश्न पर भी एक उत्तर है कि हमें वे तस्वीरें भी देखनी चाहिए जो फ्रांस की घटना के पश्चात विभिन्न शहरों में दिखती हैं। सैकड़ों की संख्या में फ्रांसीसी नागरिक सड़कों पर उतरे हैं, ये कहते हुए कि हम भयभीत नहीं हैं। दिल्ली में राहुल राजपूत की हत्या हुई, कराली में पुजारी की हत्या हुई, उन्नाव में भी 2 पुजारियों की हत्या हुई, पालघर में संतों को कैमरे के सामने लिंच कर दिया गया और हम यही पूछते रह गए कि सरकार क्यों नहीं बोलती है, प्रधानमंत्री ने अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा है। लेकिन हमें एक और बात देखनी पड़ेगी कि सरकार बनने बनाने में भी जनता का ही सहयोग होता है। नेता रोडवेज के ड्राइवर की तरह होते हैं और सवारी भरने पर ही बस में बैठते हैं, बाद में बैठते हैं। 1000 लोगों का जुलूस कई शहरों में निकाल दीजिए, नेता स्वयं पहुंच जाएंगे और चौड़े में समर्थन में भाषण भी देंगे। समर्थन में उतरी संख्या ही उनके राजनीतिक सरोकार को तय करती है, उन्हें स्पष्ट बोलने का साहस देती है। झारखंड में एक हत्या हुई, केरल से लेकर दिल्ली तक लोग सड़कों पर उतर आए थे। दिल्ली में पिछले 2 महीने में 2 हत्याएं हुई हैं। तबरेज तो मारपीट के 5 दिन के बाद में ही मरा था, वो सब लोग जानते हैं। ये दोनों हत्याएं तो तथ्यात्मक रूप से पिटाई से ही हुई। कितने लोग सड़कों पर उतरे? पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, कितनी रैलियां निकली? फ्रांस का मॉडल तो हम चाहते हैं, लेकिन फ्रांस की जनता के जैसा हम नहीं बनना चाहते हैं।
मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया कि जब अजान होती है तो जनता ने खुद इनिशिएटिव लिया और खुद वहां पर जोर जोर से, उनसे भी ज़्यादा लाउड आवाज में उन्होंने नेशनल एंथम गाना शुरू कर दिया। वहां पर पहले से ही इतनी जन जागरूकता है, लेकिन यहां 1.5-2 साल से लोगों को कहा जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए, यहां पर कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सरकारें ही कहां तक हम लोगों का वजन अपने कंधों पर ढो सकती है। जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, सरकारों को नहीं। सरकार का खुद का जो स्टीयरिंग है वो जनता के हाथ में होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको फ्रांस के मॉडल से कुछ सीखने को मिलता है तो उसको फॉलो करें, संगठन बनाएं, लोगों तक पहुंचाएं और उन लोगों को कहें कि हमें कब क्या करना है। कानून को बिना हाथ में लिए भी हम न्याय की व्यवस्था अपनी सरकारों से स्वयं कर और करा सकते हैं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।